दोस्तों नमस्कार। आज के इस सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों पर। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमारी पहली सामूहिक प्रतिक्रिया कही जा सकती है। कुछ विद्वान इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ विद्वान इसे कहते हैं कि यह कुछ लोगों की इच्छा पूर्ति का मात्र एक साधन था, भड़ास निकालने का तरीका था। फिर भी हम भारतीय दृष्टिकोण से इसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे, क्योंकि इसने एक बृहद जनमानस को प्रभावित किया, एक बड़े क्षेत्र तक विस्तृत था। हालांकि इसके पहले भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध तमाम विद्रोह हुए हैं, लेकिन उनका एक अपना संकीर्ण दृष्टिकोण था, उसका दायरा, उसका क्षेत्र अत्यंत सीमित था। अब इतने बृहद पैमाने पर एक सुनियोजित ढंग से क्रांति की शुरुआत करने के बाद, आंदोलन की शुरुआत करने के बाद, आखिर क्या कारण था कि यह स्वतंत्रता संग्राम असफल नहीं हुआ? क्या कारण था कि विफल हो गया? तो हम बारी बारी से उसके एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला, अगर हम देखें तो इसे समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं था। समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन प्राप्त न होने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि जो मध्यम वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वह इसे समर्थन नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके मन में, उसके मस्तिष्क में कहीं न कहीं आधुनिक शिक्षा का प्रभाव है। वह यह मानता है कि ब्रिटिश की जो आधुनिक शिक्षा है वो भारतीय समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास है उसके विरुद्ध एक बेहतर साधन है, उसे समाप्त करने का एक साधन है। दूसरा, जो समाज का उच्च वर्ग है, जो जमींदार वर्ग है, वह इस आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन से उसे कोई विशेष हानि नहीं है, क्योंकि उसके अधिकार संरक्षित हैं। वह पहले भी जो है शोषण करता था, वो आज भी शोषण कर ले रहा है, उसको कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह हम देखेंगे जो तमाम वर्ग है वह इस आंदोलन को समर्थन दे ही नहीं रहा है। अब भारत के जो रजवाड़े हैं, जो राजे महाराजे हैं, वे भी इस आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहे हैं। उसके दो कारण थे। एक तो इनको उनके हितों की सुरक्षा हो रही थी, वे अंग्रेज़ों के भक्त बने हुए थे। दूसरे, उन्होंने सहायक संधि और तमाम संधियों के माध्यम से अपनी संप्रभुता, अपने अधिकार, अपनी शक्तियाँ अंग्रेज़ों के चरणों में समर्पित कर रखी थी। वे शक्तिहीन थे, कुछ भयवश अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुंह नहीं खोल पा रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि जो देसी रियासत हैं, जो भारतीय रजवाड़े हैं, वे भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, इस संग्राम में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण उस समय के जो शासक थे, जैसे सिंधिया, होलकर, निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, इनके जैसे जो शासक थे, वे समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये तो एक अलग ही बात है। वे इसके विपरीत अंग्रेज़ों की मदद भी कर रहे हैं। वे स्वतंत्रता सेनानियों के पते ठिकाने बता रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने में मदद भी करवा रहे हैं। तो सहयोग न करना और उसके उल्टे अंग्रेज़ों की मदद करना, तो हम यह भी देख रहे हैं कि यह भी हो रहा है। अगला जो बिंदु है कि जो उच्च वर्ग और जो मध्य वर्ग है, इसमें अधिकांश लोग विद्रोह के
इस स्वतंत्रता संग्राम के आलोचक हैं, वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें भी समर्थन नहीं है। अगला हम देख रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि भारत के जो विद्रोही हैं, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, उनके पास अत्याधुनिक हथियारों का अभाव है, उनके पास कुशल सैन्य क्षमता का अभाव है, उनके पास जो है प्रशिक्षित सेना नहीं है। तो यह भी एक कारण है कि विद्रोह असफल क्यों हुआ। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह ये है कि आंदोलन का नेता बहादुर शाह जफ़र को बनाया गया, और यह अपने आप में एक ब्लंडर कहा जा सकता है, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र मुग़ल बादशाह हैं, और मुग़ल भारत में मध्यकाल को रिप्रेजेंट करता है। मुग़ल भारत में मध्यकाल के प्रतीक हैं, और हमें ये मानना पड़ेगा कि अंग्रेज भारत में आधुनिक काल के प्रतीक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों के जो समय से जो नए नए विचार, नए नए वैज्ञानिक प्रयोग, आधुनिक शिक्षा, यूरोपियों से जो हमें आधुनिकता के, लोकतंत्र के विचार मिले हैं, तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि आधुनिकता के जो प्रतीक हैं, जो चिन्ह हैं, वो हमें अंग्रेज़ों के आने से समाज में दिखने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में एक आंदोलन होता है और उसके नेता बहादुर शाह जफ़र बना दिए जाते हैं, तो एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके मन में ये बात ज़रूर बैठेगी कि क्या अंग्रेज़ जाएंगे तो अगला शासन मुग़लों का आएगा, मतलब क्या हम आधुनिकता के प्रतीक को हटाकर मध्यकाल का प्रतीक अपनाने वाले हैं? क्या यह जो आंदोलन की प्रवृत्ति है ये अग्रगामी है कि पश्चिगामी है? क्या ऐसा तो हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम आगे चलने के बजाय पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं? तो एक समाज का वर्ग जो है इसके खिलाफ था, वह यह नहीं चाहता था कि नहीं अंग्रेज़ जाएं तो वापस हमें जो है मुग़ल काल में जीना पड़े, हमें मध्यकाल में जीना पड़े, क्योंकि वह समाज को आगे ले जाने की दिशा में सोच रहा था, और ऐसा सोचना भी चाहिए। अगला जो पॉइंट है कि स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता का अभाव दिखाई देता है। राष्ट्रवाद का अभाव इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने आंदोलन के बड़े नेता हैं उनके अपने अपने कुछ निहित स्वार्थ हैं। जैसे झांसी की रानी, इन्होंने तब तक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं शुरू की जब तक इनके पुत्र पर उत्तराधिकार का संकट नहीं आया। किसी की जमींदारी चली गई तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया, किसी के पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया तो उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, किसी को कुशासन के आधार पर उसका राज्य हड़प कर लिया गया तो उसने जो है विद्रोह कर दिया, किसी की पेंशन बंद कर दी गई तो वह अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने लगा, किसी ने सिर्फ इसलिए विद्रोह शुरू कर दिया कि वह अपने आप को धर्म का रक्षक मानता था, वो किसी भी स्थिति में नहीं चाहता था अंग्रेज उसके धर्म को भ्रष्ट करें। तो हम देखते हैं कि बड़े नेताओं के जो अपने व्यक्तिगत जो उनकी सोच थी वो बड़ी संकीर्ण सोच थी। वे अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े थे, और जब तक उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही थी तब तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो खड़े नहीं थे। अगला हम बिंदु देखेंगे कि जो विद्रोही थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सैनिक थे, उनमें अनुशासन की कमी थी। इसके विपरीत जो अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे वो बड़े अनुशासित थे, प्रशिक्षित थे, अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे।
इन तमाम बिंदुओं पर अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इतने कारण पर्याप्त थे कि एक अच्छा खासा आंदोलन, अच्छे खासे क्रांति असफल हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।